लेकिन भारत में अभी जो हो रहा है उसको देख के नहीं लगता कि मौजूदा सत्ता ने कुछ सीखा हिटलर से। वरना आप देखिए आज भी उसी ढर्रे पे सरकारें चलाई जा रही हैं, उसी ढर्रे पर जो है ईगो दिखता है जिस ढर्रे पर 5 साल पहले था या 7 साल पहले था। आज भी खुलेआम बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को, जिन पर महिला पहलवानों ने इतने संगीन आरोप लगाए थे, प्रोटेक्शन दी जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है। आज भी जो महिलाओं के लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण करने वाले ज़्यादातर नेता बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी उत्तराखंड की पुष्कर धामी जैसी सरकार में बच्चियों को मुख्यमंत्री के सामने जब सच बोलना पड़ता है तो उस सच पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उस बेटी के उस सच को छिपाने के लिए और उस सच को गलत साबित करने के लिए उसी बच्ची पर दबाव बनाकर दूसरा बयान दिलवाया जाता है। ये एक बच्ची है उत्तराखंड की, इसके दोनों बयान देखिए, जो मुख्यमंत्री के सामने दिया और जब मुख्यमंत्री की फजीहत हुई तो उसके बाद बेचारी से क्या कहलवाया गया, सुनिए। सर मैं आधे से ज़्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी टाइकोंडो का नेशनल खेलने। सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था, वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर। लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे, इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा, अभी है, बैठ जाओ कोई बात नहीं। कौन सी स्कूल की है? CMI की। अच्छा, ठीक है, नोट कर ले, नाम है ना, एक बार देख लें। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। ये दूसरा उदाहरण है। पहला उदाहरण वो बच्ची है जिसने जैनजी आंदोलन में प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहा था, उसे किस तरह से निशाना बनाया कर उससे कैसे पूरे देश के सामने माफ़ी मंगवाई गई, और प्रधानमंत्री भी बड़ी बेशर्मी से कहते हैं जिन्होंने मुझे गालियाँ दी मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। माफ़ी मांगने की बजाय क्षमा दाता बन रहे हैं। पिछले 12 सालों में हमें केवल एक बात सिखाई गई है कि देश की हालत सही हो ना हो, लेकिन विश्व में हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं। तो एक बात को तो बॉस मैंने मान लिया कि हम विश्व गुरु बन गए, पर मेरा एक सिंपल सवाल है, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसके आउटकम से आती है या उसके स्लोगन से? क्योंकि अगर स्लोगन से आती है फिर तो हम विश्व गुरु के उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर आउटकम से आती है फिर तो हम क्रॉस रोड के किसी भी रोड पे नहीं आ पा रहे हैं यार, क्योंकि पिछले कुछ साल यही दिखा रहे हैं। मेरे देश का प्रधानमंत्री जो परीक्षा पर चर्चा करता है वो परीक्षा पेपर लीक पर चुप हो जाता है। मेरे देश का प्रधानमंत्री जब 22 लाख नीट एस्पिरेंट तड़प रहा हो तो मेरे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री को टॉफी गिफ्ट करता है। क्या सुनहरा अमृत काल है साहब। वी आर ग्रेट इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग विश्व गुरु। सॉरी सर, माफ़ करिए, अच्छे दिन ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा ढूंढने में, माफ़ करिए। गुड मॉर्निंग एस्टीम्ड जजेस एंड माय वर्दी ऑडियंस। तो हम सब ने आखिर पढ़ ही लिया, PM मोदी ने आखिरकार एक 15 साल की बच्ची से माफ़ी मंगवा ही ली आखिरकार, है ना। जब भारत का इतिहास लिखा गया था तब उसकी दूसरी पहचान आज़ादी के समय बोले गए नारे थे, गो बैक साइमन, इनकलाब जिंदाबाद, क्विट इंडिया। But these slogans didn't just create vote banks, they created revolutions. सीजन 1 के खिलाड़ियों ने आखिरकार रेवोल्यूशन करा था, आज़ादी दिलाई थी, परंतु सीजन 3 के खिलाड़ियों ने सिर्फ इंस्टाग्राम पे रीलें ही बनाई हैं। Today's slogans are not a problem, but when there is no actionable change, that becomes one. आप बताइए
जिस देश को दुनिया का सबसे युवाओं वाला देश, सबसे ज़्यादा युवा जहाँ पर हो, कहा जाता हो या है, और जिस देश का 18 साल का, 18 से 29 साल का बच्चा, युवा, जेनजी, जो मर्जी बोलिए, वो इस तरह की सोच रखता हो, इस तरह की बात करता हो, तो क्या उस देश से संविधान, लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इनको निकाला जा सकता है, इनको मिटाया जा सकता है? असंभव। मैंने जो कहा शुरू में कि पर्दा डाल दिया गया था, उस पर्दे को ये बच्चे तार तार कर रहे हैं, वो पर्दा फाड़ रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत राहत देने वाली खबर है कि देश की अगली पीढ़ी जो इस देश को चलाएगी, वो गांधी, नेहरू, अंबेडकर को वापस लेके आ रही है। वो पढ़ रही है, वो समझ रही है, वो जान रही है कि आखिर जिन शख्सियतों को पिछले 12 साल से मिटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, असल में वो शख्सियतों की असलियत क्या है। नकली पर्दा, नकली सब कुछ, उस पर्दे के आगे सावरकर जैसे नकली चेहरे बिठाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदू मुसलमान करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें और आप जैसे लोगों को, अगर आप 30 से ऊपर के हैं, हमें ये डर सता रहा था कि यार ये देश आगे चल के किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो जेनजी जिसको आज हम कह रहे हैं, जिस जेनजी का जिक्र रोज़ हम करते हैं, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, इनफैक्ट पूरी दुनिया कर रही है, वो जेनजी बच्चे से जेनजी बना तो इन्हीं 12-14 साल में। इन्हीं 12-14 साल में उसको जो ज्ञान दिया गया वो तो टोटली अलग ज्ञान था, जो इस देश की खुशबू से बिल्कुल इतर था। इस देश में कहा जाता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। एकता में अनेकता या अनेकता में एकता का ज्ञान दिया जाता था। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, इस तरह के कार्टूनों के ज़रिए संदेश बच्चों तक दिए जाते थे, पहुंचाए जाते थे। तब जाके 70 साल लगे थे उस देश को इस सब चीज़ों से बाहर निकलने में। लेकिन पिछले 12-14 साल से वो सारी चीज़ें गायब हुई। अगर सिर्फ कुछ दिखाया गया तो वो सिर्फ इतना दिखाया गया कि इस देश में 80% होने के बावजूद हिंदू खतरे में है, मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, मुगलों ने इस देश को लूटा है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और उसके लिए अगर कोई ये सब कर सकता है तो वो है मौजूदा शासन, मौजूदा प्रधानमंत्री या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर संघ जैसे लोग। दूसरा कुछ चीज़ इन बच्चों को पढ़ाई नहीं गई थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फुल ज्ञान दे रहा था। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा, मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कर पाओ तो प्लीज़ बताइएगा कि ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गांधी, नेहरू के उसूलों की बात कर रहे हैं, विदेश नीति की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद या धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं, इन्हें ये सब ज्ञान कहाँ से मिला? क्या ये जनरेशन इतनी एडवांस है या इतनी समझदार है कि ये किसी के बहकावे में नहीं आती? जो इसको पढ़ना है वो पढ़ना है, या मेरी उस बात को सच्चाई मिलती है जो मैं बात एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि जितना ये सरकार गांधी, नेहरू को क्रिटिसाइज करती है, लोग उतना ही उनको पढ़ रहे हैं, लोग उतना ही उनके बारे में जानने की उत्सुकता दिखा रहे हैं, लोग उतना ही उनको जान रहे हैं। क्या ये दाव सरकार का या बीजेपी का या संघ का उल्टा पड़ गया? और जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही होगी कि इन बच्चों ने उस उत्सुकता में गांधी, नेहरू, संविधान, अंबेडकर, पटेल, इन सब को, भगत सिंह, इन सब को पढ़ना शुरू कर दिया। लगता तो ऐसा ही है। और देखिए, बहुत सी कोशिशें होती है। हिटलर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसने भी यही सब किया था, लेकिन उसने सबक नहीं सीखा। जब उसने बदलती चीज़ों को नहीं समझा तो अल्टीमेटली हिटलर खुद खत्म हुआ। लेकिन आज के वक्त में ये इतना आप मान सकते हैं कि भाई कोई भी अगर हिटलर की पॉलिसी पे चलता है
तो हिटलर से ये सबक तो उसने ज़रूर लिया होगा कि भाई बदलते वक्त के साथ खुद कुछ चीज़ों को बदलना होगा, वरना सत्ता जाएगी। ये साबित करता है कि जो हिटलर ने किया, जो उसके शासन में चल रहा था, ये ठीक उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। लेकिन जैसे उसका पतन हुआ, जैसे वो ख़त्म हुआ, ये भी उसी तरह से ख़त्म हो गए, क्योंकि उसके पतन की वजह से सबक नहीं लिया। सबक लिया होता तो अब तक इन सब हरकतों पर, एक जेनजी आंदोलन के बाद इन सब हरकतों पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन रोक नहीं लगी। जेनजी आंदोलन या युवाओं का आंदोलन कहीं भी हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे पटना में हो, छात्रों के बीच में खाना पहुंचाने का काम मुसलमान करता है, एक सिख करता है, लोगों को पसंद आता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे सर आंखों पर बिठाते हैं। ये किसी भी समझदार सरकार के लिए एक साफ सिग्नल था कि भाई हमारा नैरेटिव नहीं चल रहा है, अब हमें अपना ट्रैक बदलना होगा, जो इस भारत की असली आत्मा है उसको बाहर लाना होगा। लेकिन बावजूद इसके कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग करने वालों के लिए खुली छूट दी जाती है। ये सिस्टम अभी भी चल रहा है। लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि जो ऊपर चढ़ रहा था, जो गुबार, उसी स्पीड से नीचे भी गिर रहा है। और नीचे कौन खड़े हैं मालूम है आपको? नीचे खड़े हैं नेहरू, गांधी, बोस, अंबेडकर, पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस तरह के लोग। नमस्कार।